प्रिय शिक्षार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मेंटल हाइजीनिक के मानसिक आरोग्यता के ऊपर चर्चा की थी। मानसिक आरोग्यता क्या है, इसके कारण क्या है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर पिछले क्लास में बात हुई थी। आज हम लोग उसी के आगे बात करेंगे। आपके सिलेबस में कोर्स 1 के यूनिट 5 में लास्ट पॉइंट दिया है, एजुकेशनल प्रोग्राम टू प्रमोट मेंटल हाइजीन, यानी शैक्षिक आयोजनों द्वारा मानसिक आरोग्यता को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। इस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे अपने इस वीडियो में। तो एजुकेशनल जो प्रोग्राम है उसको किस प्रकार से उसका प्रयोग करके मानसिक आरोग्यता को बढ़ाया जा सकता है, उसको बालक को मानसिक रोगी होने से बचाने के साथ साथ उसको किस तरह से मजबूत बनाया जाए कि कभी भी उसमें इस तरीके की परेशानी, इस तरीके की दिक्कत ना आ सके। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो छात्रों की मानसिक आरोग्यता को रोकने या बढ़ाने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसके कुछ बहुत सारे शैक्षिक आयोजनों हैं और उनमें से जो प्रमुख हैं, जो कि शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनका प्रयोग करके ऐसे छात्रों में मानसिक आरोग्यता को बढ़ाया जा सकता है, उन्नत बनाया जा सकता है। इसको हम पॉइंट वाइज देखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या करके इसको बढ़ाया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। पहला है शिक्षकों का स्नेहपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। सबसे पहली बात क्या है कि शिक्षक का छात्रों के प्रति जो व्यवहार है वह सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए, जिससे छात्र जो भी अपनी बातें रखना चाहते हैं उसको वह अच्छी प्रकार से शिक्षक के समक्ष रखें। अपनी जो कमजोरियां हैं, जो उनको कठिनाइयां आ रही हैं, वो सारी बातें शिक्षक से बिना किसी डर भय के रख सके। इसके लिए शिक्षक को छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और स्नेहपूर्ण तरीके से उनके साथ कार्य करना चाहिए। और जैसे प्यास से तड़पते व्यक्ति को शीतल जल मिलने पर क्या होता है कि वह अपने अध्ययन में पाया कि जब किसी शिक्षकों द्वारा इस तरह के व्यवहार मिलने से उन्हें इस ढंग की मानसिक शांति मिलती है, जैसे प्यास से तड़पते व्यक्ति को शीतल जल मिलने पर। वैसे ही शिक्षक अगर अच्छा है, उसको मिल जाए तो छात्र की प्यास मिट जाए। ठीक है। ऐसे जेंडर मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने अध्ययन में पाया है जब शिक्षकों द्वारा लगातार बालकों के प्रति स्नेहपूर्ण एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो इससे छात्रों में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास बढ़ता है तथा उनका मानसिक स्वास्थ्य इससे मजबूत होता है। तो इस तरीके के आयोजन अगर शिक्षा में शिक्षक इस तरीके से बालकों के सामने बालकों से व्यवहार करें तो निश्चित रूप से उनकी मानसिक आरोग्यता को बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा है संतुलित पाठ्यक्रम के निर्माण द्वारा। पाठ्यक्रम इस प्रकार से हो जिसमें छात्रों को एक संतुलित शिक्षण सामग्री मिल सके। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा एवं संतुलित पाठ्यक्रम बना करके भी इसको बढ़ाया जा सकता है। पाठ्यक्रम संतुलित होने से उसे पढ़ने व समझने में बालक रुचि लेते हैं। ऐसे शैक्षिक उपलब्धि उनकी बढ़ती है, अचीवमेंट बढ़ता है तथा उसके साथ ही उनमें जब अचीवमेंट बढ़ता है तो आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता भी उनमें आती है। तो ये दोनों ही कारक छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में अपनी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अदा करते हैं। फिर तीसरा, अच्छे अनुशासन पर बल देकर। अनुशासन बहुत ही जरूरी है छात्र के लिए, शिक्षक संगठन के लिए।
या शिक्षा संस्थान के लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है, जिससे एक नियम, एक कानून के अंतर्गत सभी व्यक्ति अपना कार्य करें, कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करें। तो ये सारी चीज़ें अगर एक शिक्षण संस्थान में होती हैं तो शिक्षण संस्थान बहुत ही अच्छी प्रकार से चलता है और उन्नति करता है। तो शिक्षा द्वारा शिक्षक छात्रों में अच्छे आत्मविश्वास की आदत डाल करके उनमें मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकता है। एक अच्छी आदत डाल दे अनुशासन के माध्यम से। स्कूल का अनुशासन यदि वे ऐसा रखते हैं, अगर इस प्रकार से स्कूल का अनुशासन है तो जिसका पालन छात्र आसानी से कर पाते हैं तथा साथ ही साथ उनमें उत्तरदायित्व की भावना भी सजग हो उठती है। तो इससे उनमें मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए अच्छा माहौल तैयार होता है और धीरे धीरे उनका मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत होता चला जाता है। तो इस तरीके से अच्छे अनुशासन पर बल देकर के छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। मतलब शिक्षा के द्वारा आवश्यकता अनुकूल अध्यापन, शिक्षा के प्रति आवश्यकताओं के अनुकूल अध्यापन। तो शिक्षा के द्वारा आवश्यकताओं के अनुकूल अध्यापन किया जाए तो शिक्षकों को चाहिए कि वह अपना अध्यापन कार्य छात्रों की आवश्यकता, अभिरुचि, अभिक्षमता को ध्यान में रख करके उसके अनुकूल शिक्षा का आयोजन करें। ऐसा होने से छात्र का लगाव शिक्षा के प्रति बढ़ता है और वह अपना मन इधर उधर या दूसरी बातों में न लगा करके शैक्षिक उपलब्धि में या शिक्षा के प्रति ही लगाते हैं। इससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है और वृद्धि होने से उनमें आत्मबल, आत्मविश्वास जैसे गुण विकसित होंगे और जब ये गुण विकसित हो जाते हैं तो उनमें मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होता है, बढ़ जाता है। तो विकसित होंगे और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी इससे काफ़ी बढ़ जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस के जो सिद्धांत हैं उनके अनुकूल व्यवहार शिक्षा आयोजनों द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे छात्र अपनी आवश्यकता, क्षमता और रुचि के अनुसार शिक्षा अर्जित कर सकें। तो शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में शिक्षक को उन तथ्यों पर ध्यान रखते हुए छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए। न केवल विभिन्न बालकों की मानसिक क्षमताओं में अंतर होता है, बल्कि एक ही बालक की विभिन्न मानसिक क्षमताओं में भी अंतर होता है। इसका यह फायदा होता है, इसका लाभ यह होता है कि प्रत्येक छात्र को शिक्षक अपनी उम्मीद के अनुरूप ही व्यवहार मिलेगा। इससे उनमें आत्मसंतोष तथा उनका समायोजन काफ़ी अच्छा होता है और इस प्रकार से उनमें आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाता है और जिससे धीरे धीरे उनमें मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होता चला जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के अनुकूल अगर शिक्षा का आयोजन किया जाए तो उसमें निश्चित रूप से बालकों में आत्मविश्वास बढ़ जाता है और इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी उन्नत हो जाता है। अगला है खेल एवं मनोरंजन की व्यवस्था करके। खेल एवं मनोरंजन की व्यवस्था भी अगर शिक्षा आयोजनों के माध्यम से की जाए तो छात्रों में उसके मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षक स्कूल के छात्रों के लिए खेल एवं अन्य मनोरंजन की व्यवस्था करके उनमें मानसिक स्फूर्ति, मानसिक ताजगी एवं मानसिक सक्रियता को बढ़ा सकते हैं। खेल कूद एवं मनोरंजन से छात्रों की जो दमित इच्छाएँ एवं शक्तियाँ हैं वो बाहर निकल आती हैं और उनका मन हल्का हो जाता है। इससे वे अपने अध्ययन में अधिक से अधिक मन लगा पाते हैं और उन्हें अपने आप से एवं अपने व्यवहार में काफ़ी संतुष्टि मिलती है। इसका प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से अच्छा पड़ता है और वह धीरे धीरे उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है काफ़ी उन्नत होता चला जाता है, बढ़ जाता है। प्लस शैक्षिक निर्देशन, शिक्षा के द्वारा
शिक्षक छात्र को उचित शैक्षिक निर्देशन दे करके उनके मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है और उसको उन्नत बना सकता है। इस तरह से निर्देशन पाकर छात्र उचित विषय एवं पाठ्यक्रमों का चयन कर पाते हैं एवं तब वह अनावश्यक रूप से उचित विषय को लेने से उत्पन्न मानसिक जो तनाव होता है उसकी उलझन से वह बच जाते हैं और उससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से शैक्षिक निर्देशन दे करके भी छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। व्यक्तिगत निर्देशन का आयोजन करके, व्यक्तिगत निर्देशन का भी आयोजन करके कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनकी व्यक्तिगत कुछ समस्याएं होती हैं, व्यक्तिगत कुछ परेशानियां होती हैं, तो उनको व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो छात्र के लिए इस तरीके के जो छात्र हैं जिनकी समस्याएं हैं उनको व्यक्तिगत निर्देशन की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वे अपनी समस्या को सुलझा सकें और जो भी मानसिक स्वस्थता की दृष्टि या मानसिक तनाव की दृष्टि से उनको रोगी बना सकता है, वो तनाव हट जाए और बालक एक स्वस्थ मस्तिष्क विकसित करके स्वस्थ मानसिकता का विकास कर सके। तो इसके लिए व्यक्तिगत निर्देशन का आयोजन भी शिक्षालयों में किया जाना चाहिए। अनेक छात्र ऐसे होते हैं जिनकी व्यक्तिगत समस्याएं उलझनें इतनी अधिक होती हैं कि वह काफ़ी कुंठित रहते हैं एवं निराशा में रहते हैं। तो शिक्षक ऐसे छात्रों को व्यक्तिगत निर्देशन दे करके उनको उनकी कुंठा और निराशा को दूर कर सकता है और किसी मनोवैज्ञानिक की सेवा उपलब्ध करवा करके उनकी कुंठा और निराशा को दूर करने में मदद कर सकते हैं। और इस प्रकार शिक्षक छात्रों की जो व्यक्तिगत समस्या का हल करके उनके मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बढ़ा सकता है, काफ़ी बढ़ा सकता है। अच्छी आदतों का निर्माण करें। अच्छी आदतों का निर्माण करके शिक्षा द्वारा शिक्षक छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण कर सकता है और निर्माण करके उनके मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बना सकता है, बढ़ा सकता है। समय पर स्कूल आना, गृह कार्य करना और साफ सुथरा रखना, वस्त्र पहनना, नाखून बाल काटना, ध्यान से शिक्षक की बातों को सुनना आदि अच्छी आदतें डाल करके बालक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है, उन्नत किया जा सकता है। इस तरीके से अच्छी आदतों का निर्माण करके बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। व्यावसायिक निर्देशन दे करके शिक्षक द्वारा छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन दे करके भी उनके मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। और अक्सर यह देखा गया है कि छात्रों के पास इतनी योग्यता और क्षमता होती है कि वह अपनी क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए उन विषयों का चयन कर सकें, जिससे उन्हें भविष्य में किसी व्यवसाय में विशेष मदद मिल सके और इससे उन्हें मानसिक तनाव एवं चिंता भी काफ़ी बढ़ जाती है, जो उनसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देती है। और शिक्षक छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन दे करके उन्हें मानसिक तनाव एवं आवश्यक चिंता से बचा करके उनको मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। और इस तरह से ये जो उपरोक्त इतनी सारी बातें बताई गई, इन सारी बातों का प्रयोग करके एक शिक्षालय छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है और उनको मानसिक रोगी होने से साथ ही साथ बचा सकता है। तो इस तरह से अगर इन सारी बातों को ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से छात्रों को मानसिक रोगी होने से बचाया जा सकता है और उनको मानसिक आरोग्यता को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये तो रही बात कुछ ऐसे प्रोग्राम या ऐसे आयोजन शिक्षालयों के द्वारा किया जाना चाहिए जिससे छात्रों में मानसिक आरोग्यता को बढ़ावा दिया जा सके। अब हम लोग आते हैं, इसके बाद एक अगला टॉपिक है, छोटा सा आपको दिया गया है लास्ट में, डिफेंस मैकेनिज्म, यानी मानसिक आरोग्यता, ये जो रक्षात्मक प्रतिक्रिया है उसको किस प्रकार से किया जाए, इस पर हम लोग बात करते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका कोर्स
1 का यूनिट 5 में लास्ट में दिया है डिफेंस मैकेनिज्म। तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्या है। सामान्यतः अगर हम देखें तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपनी बुद्धि व विवेक का प्रयोग करते हुए अपना समायोजन करने का प्रयास करता है, और परंतु कभी वह सफल हो जाता है और कभी सफल नहीं भी हो पाता है। तो इस तरह से असफल होता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के कष्टकारी अनुभवों से बचने के लिए व्यक्ति क्या करता है, चेतन एवं अचेतन, कुछ बातें चेतन में और कुछ बातें अचेतन में होती हैं। इस तरीके से दोनों रूपों में कुछ ऐसी सुरक्षा प्रतिक्रिया का सहारा लेता है जिससे सहायता लेकर के वह अपना समायोजन स्थापित कर सके, समायोजन कर सके। तो सामान्यतः समायोजन की युक्तियों को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। अगर हम देखें तो समायोजन युक्तियों को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है रक्षात्मक युक्ति और दूसरा है पलायन युक्ति। रक्षात्मक युक्ति और दूसरा पलायन युक्ति। रक्षात्मक युक्तियों का लक्ष्य, रक्षात्मक युक्तियों का लक्ष्य कैसा होता है, तनावपूर्ण स्थिति में भी व्यक्ति, रक्षात्मक जो युक्ति है इसमें क्या करता है व्यक्ति, इसमें जब वह तनावपूर्ण स्थिति में भी रहता है तो इस स्थिति में व्यक्ति के अहम को बनाए रखता है। और जबकि पलायन युक्तियों, जब वो पलायन में होता है तो पलायन युक्तियों का लक्ष्य होता है व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थिति से हटा करके उसके समायोजन में सहायता करना है। पहला क्या, रक्षात्मक युक्ति, इसका लक्ष्य क्या होता है, तनावपूर्ण स्थिति में भी व्यक्ति अहम को बनाए रखता है, अहम को, अपने ईगो को बनाए रखता है। जबकि पलायन युक्ति में क्या करता है व्यक्ति, उसका लक्ष्य होता है उस तनावपूर्ण स्थिति से ही अपने को हटा लेना, और इस तरह से वह उसके समायोजन में सहायता करता है। तो अगर हम देखें तो पलायन युक्ति व्यक्तिगतता की दृष्टि से देखें तो अच्छी है, लेकिन अगर सामाजिकता की दृष्टि से देखें तो पलायन युक्ति उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह एक तरीके से किसी कार्य में जब व्यक्ति किसी समस्या से अपने को हटा लेगा तो फिर उसका समायोजन की कोई ऐसी समस्या ही नहीं रह जाएगी। तो पलायन युक्ति वाला समायोजन व्यक्ति की दृष्टि से तो अच्छा है, उपयुक्त तो हो सकता है, किंतु समाज की दृष्टि से उचित नहीं है। कोई व्यक्ति तभी समायोजित माना जाता है जब उसका आचरण तथा व्यवहार कैसा हो, सामाजिक मानदंडों के अनुकूल हो, तभी वह व्यक्ति अच्छे आचरण वाला माना जाता है। इसलिए व्यक्ति रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग करके अपने समायोजन करने में मदद करता है, सहायता लेता है। तो समायोजन की रक्षात्मक युक्तियाँ, इसको हम देखें तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। 4 भागों में बांट करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधियाँ, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधियाँ, तीसरा है क्षतिपूरक विधियाँ, और चौथा है आक्रामक विधियाँ। जिसमें से पहली तो यानी प्रत्यक्ष विधियाँ और अप्रत्यक्ष विधियाँ दोनों तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें से ही अप्रत्यक्ष विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और क्षतिपूरक विधियाँ और आक्रामक विधियाँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी चर्चा यहाँ पे करना उचित समझते हैं। तो आइए हम लोग इस पर 1 बाय 1 बात करते हैं कि क्या है प्रत्यक्ष विधियाँ। क्या है प्रत्यक्ष विधियाँ हैं जो व्यक्ति असंतोष, तनाव, कुंठा, द्वंद्व आदि को कम करके समायोजन स्थापित करने की प्रत्यक्ष विधियाँ वे विधियाँ हैं जिनमें व्यक्ति चेतनावस्था में अपने असंतोष व तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से, अपने तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ कोशिश करता है, कुछ प्रयास करता है, और इस विधि द्वारा व्यक्ति समायोजन के उपायों को करने में वह अपने विवेक तथा तर्क शक्ति का सहारा लेता है, अपने विवेक तथा तर्क शक्ति का सहारा लेता है। और इस प्रकार की कुछ प्रमुख विधियाँ इस प्रकार से हैं, जिस पर जो कि प्रत्यक्ष विधियाँ हैं, जिसका सहारा लेकर के व्यक्ति अपने समायोजन को मजबूत करता है, समायोजन करने में सहायता लेता है। पहला है बाधा निराकरण। पहली विधि इसमें क्या है, बाधा निराकरण। बाधा निराकरण क्या है, इसमें व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति में अथवा उसके लक्ष्य में तक पहुंचने में मार्ग में जो बाधा आ रही है, जो अवरोध आ रहा है, उन्हें प्रायः वह चेतन रूप से
उसे वह प्रायः चेतन रूप से दूर करने का प्रयास करता है, दूर करने की कोशिश करता है। तो मार्ग में आ रही इन बाधाओं को दूर करके व्यक्ति प्रायः अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। जो उसका उद्देश्य है उसको कर सकता है, पा सकता है, जिससे उसका मानसिक जो तनाव होता है दूर हो जाता है और वह समायोजन स्थापित कर लेता है। इस तरह से बाधा निराकरण विधि के माध्यम से वह चेतन रूप में अपनी जो कुंठा है, अपनी जो परेशानी है उसका निराकरण करता है और निराकरण करके वह अपनी समस्या अपने को हल करके अपने समायोजन में सहायता लेता है, समायोजन वह कर पाता है। दूसरा है मार्गांतरीकरण, चेंजिंग वे। मार्गांतरीकरण क्या है? अपने मार्ग को ही बदलना है ना। जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग के द्वारा उसको समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है तो क्या करता है? अपने मार्ग को ही वह चेंज कर देता है, अपने मार्ग को ही बदल देता है और मार्ग को बदलने के पश्चात जो भी उसकी समस्या है उस समस्याओं से उसको मदद मिलती है। इस तरह से जब कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के मार्ग में आई हुई बाधा को दूर नहीं कर पाता है तो वह बाधा के निराकरण के लिए कोई अन्य रास्ता, अन्य मार्ग अपना लेता है, खोज लेता है एवं उसके द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा कर लेता है। यदि दूसरों के मार्ग से वह अपने को पूरा कर लेता है तो उसका मानसिक तनाव दूर हो जाता है और वह समायोजन स्थापित करने में अपने आप को सक्षम पाता है। तो इस तरीके से मार्गांतरीकरण का प्रयोग करके भी व्यक्ति समायोजन कर सकता है, अपनी कठिनाइयों, अपनी समस्याओं को का रास्ता ढूंढ सकता है। तीसरा है अवधान प्राप्ति, गेटिंग अटेंशन। ये क्या है? इस विधि में क्या करता है? इस विधि का प्रयोग व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभ से ही करता है, यानी जब से उसका जन्म होता है तब से वह इसका प्रारंभ कर देता है कि दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है क्या है? गेटिंग अटेंशन। वह बाल्यावस्था से बालक प्रारंभ कर देता है, अपने माता पिता उसकी ओर देखें, उसकी समस्याओं को समझें। इसके लिए वह विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाएँ करता है, रोना, चिल्लाना, बोलना, संकेत करना। इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से वह अपनी ओर अपने संरक्षणों का ध्यान आकर्षित करना वह सीख जाता है। अवधान प्राप्त किसी व्यक्ति का एक ऐसा व्यवहार या प्रयास है जो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के आकर्षण व व्यवहार का केंद्र बनाता है, आकर्षण व व्यवहार का केंद्र बनाता है। और जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने को उपेक्षित अनुभव करता है तब प्रायः वह इस युक्ति का प्रयोग कर दूसरे व्यक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए करता है और वह चाहता है कि दूसरे व्यक्ति उसकी ओर ध्यान दें। तो इस तरीके से अवधान प्राप्ति, गेटिंग अटेंशन के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी समस्या का निदान करने में सहायता लेता है। फिर अगला है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, इसमें क्या करता है व्यक्ति? जब व्यक्ति अपने द्वारा हर संभव उपाय करने के पश्चात, बहुत सारे उपाय करने के बाद भी वह अपने मूल लक्ष्य तक पहुंचने में अपने आप को असमर्थ पाता है, नहीं कर पाता है, तो वह उस लक्ष्य में से लगभग मिलता जुलता, उस लक्ष्य से मिलता जुलता हुआ कोई दूसरा लक्ष्य वह अपनाता है जो सरलता से उसको पूरा कर सके, प्राप्त कर सके। तो इस प्रतिस्थापित लक्ष्य की पूर्ति से उसका मानसिक तनाव कुछ अवश्य ही कम हो जाता है तथा वह परिस्थितियों से समायोजन करने में अपनी सहायता करता है। तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करके व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करता है और समस्या का समाधान कर के वह समायोजन के अनुकूल अपने आप को बना लेता है। अगला विश्लेषण एवं निर्णय विधि। विश्लेषण एवं निर्णय विधि, इसमें क्या है? व्यक्ति अपनी समस्या का विश्लेषण करता है, उसके हर अंगों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है और उसके पश्चात यह निर्णय लेता है कि क्या कार्य करने योग्य है, करणीय है, क्या करणीय है। तो उनमें से अकरणीय है जो उनको त्याग देता है और करणीय को ग्रहण कर लेता है और जिससे अपने तनाव को, अपनी समस्या से निजात पा लेता है और इस तरह से वह अपने समस्या से समाधान भी कर लेता है। तो जब व्यक्ति के सामने एक से अधिक विरोधी इच्छाओं या लक्ष्य होते हैं जो एक दूसरे से टकराते रहते हैं तो उनके अंदर एक तरीके से द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है।
एक तरीके से द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है तथा उनका मानसिक तनाव भी इससे बढ़ जाता है। और तथा ऐसी स्थिति में व्यक्ति यह निर्णय नहीं कर पाता है कि किस लक्ष्य को प्राप्त करे तथा किस लक्ष्य को वह छोड़ दे। वह इस तरीके से एक बीच का रास्ता कुछ ऐसा अपनाता है जिससे दोनों लक्ष्य उसे एक साथ प्राप्त हो सकें। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर व्यक्ति अपने दोनों लक्ष्यों का विश्लेषण करता है तथा जो लक्ष्य उसे अधिक उचित लगता है उसे समझ में आता है, उसके पक्ष में वह निर्णय लेता है। और ऐसा करते समय व्यक्ति अपने विवेक, बुद्धि, अपनी जानकारी, अपने पूर्व अनुभव की सहायता लेता है और इस तरीके से वह विश्लेषण एवं निर्णय के माध्यम से अपना जो द्वंद्व है, जो तनाव है, उसको कम करता है और वह परिस्थितियों से समायोजन करने में अपने आप को सक्षम बना लेता है। फिर ये तो कुछ प्रत्यक्ष विधियां रही जिसका प्रयोग करके व्यक्ति अपनी समस्या से निजात पा सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर पाता है। अब आता है अप्रत्यक्ष विधियां। अप्रत्यक्ष विधियां वही विधियां हैं जो व्यक्ति को अचेतन मन जो है, अचेतन में चल रही बातों का शोधन करता है और उसके माध्यम से जो उसका तनाव है, उसका द्वंद्व है, जो उसकी कुंठा है, उसको दूर करता है और वो अपनी समस्या के समाधान के अपने आप को अनुकूल पा लेता है, बना लेता है, सक्षम बना लेता है। तो अप्रत्यक्ष विधियां में तनाव को कम करके समायोजन करने की वही विधियां हैं जिन्हें अचेतन रूप से व्यक्ति अपनाता है और तनाव से उत्पन्न जो मानसिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा से बचने के लिए अपनाए जाने वाले इन उपायों को ही रक्षात्मक प्रतिक्रिया मनोरचनाएं भी कहा जाता है। रक्षात्मक प्रक्रिया या मनोरचनाएं भी कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रमुख अप्रत्यक्ष विधियां हैं जिनका प्रयोग करके व्यक्ति अपनी जो समस्या है उसका समाधान कर सकता है। ये रक्षात्मक प्रक्रियाएं व्यक्ति द्वारा संतोष समायोजन प्राप्त करने तथा अच्छी मानसिक द्वंद्व को दूर करने का प्रयास है। रक्षात्मक प्रक्रिया द्वारा अंतर्द्वंद से उत्पन्न मानसिक तनाव भी काफ़ी कम हो जाता है और इनकी ये प्रमुख विधियां हैं, कुछ ऐसी प्रमुख विधियां हैं जिनका प्रयोग करके व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से अपनी समस्या का शोधन करता है, अपनी समस्या का समाधान करता है, निदान करता है और वह एक तरीके से समाज से या परिस्थिति से समायोजन करने में अपने आप को सक्षम बना लेता है। तो सबसे पहला क्या है? शोधन। शोधन को हम अगर दूसरे शब्दों में सबलिम्यूशन इंग्लिश में कह सकते हैं या इसको उत्तरदायित्व या उन्मोचन दूसरे अन्य शब्दों से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं। उदात्तीकरण या उन्मोचन भी इसे कहते हैं। और यह अचेतन मन की वह मानसिक दशा है जिसमें व्यक्ति की मूल संवेगात्मक शक्ति है और इच्छाएं हैं उस दिशा की ओर निर्देशित करते हैं जिसे समाज की स्वीकृति प्राप्त शोधन के द्वारा व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं की संतुष्टि सामाजिक रूप से स्वीकृत अन्य ढंग से करता है। इससे मूल प्रवृत्तियों का शोधन हो जाता है। जो मूल प्रवृत्तियां इससे उनका शोधन हो जाता है। और इस विचार के प्रमुख समर्थक कौन है? फ्रायड। पूछा भी जाता है प्रश्न में कि शोधन नामक जो विधि है इसके प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो इसके प्रवर्तक है फ्रायड, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड। तो इस तरीके से शोधन के द्वारा जो अचेतन मन की विकृतियां हैं, जो अचेतन मन की अनैतिक इच्छाएं हैं, उसका वह शोधन करता है और तत्पश्चात वह अपने आप को जो मानसिक तनाव है, द्वंद्व है, उससे दूर पा लेता है और समायोजन करने में अपने आप को सक्षम बना लेता है। तो इस तरीके से शोधन विधि का प्रयोग करके व्यक्ति अपने आप को समायोजन करने की योग्य बना लेता है। दूसरा है प्रतीपगमन, रिग्रेशन। प्रतीपगमन क्या है? जब व्यक्ति के अंदर असंतुष्टि के कारण तनाव उत्पन्न होता है तो वह इससे मुक्ति पाने के लिए
इससे मुक्ति पाने के लिए अपने पूर्व अनुभवों की ओर लौटता है, अपने पूर्व अनुभवों की ओर लौटता है। और इच्छा पूर्ति न होने पर एक वयस्क व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति की तरह से क्या करता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है या तुतला करके बोलने लगता है। तो ये क्या है, प्रतिगमन है कि अपने को पूर्व अनुभवों की ओर ले जाता है, अपने से पहले जो अनुभव उसने प्राप्त किए उस ओर ले जाता है, उसका और प्रयोग करता है। और ये सारी चीज़ें एक वयस्क व्यक्ति भी एक अवयस्क के तरीके से काम करने लगता है, रोना, चिल्लाना, तुतला कर बोलना, ये सारी प्रक्रियाएं को करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है, प्रतिगमन। तो अगला विधि दीवा स्वप्न, डे ड्रीम। दीवा स्वप्न क्या है? दीवा स्वप्न वह प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति को अपने वर्तमान दुखद जो अनुभूतियों से हट करके वह उससे अपना ध्यान हटा करके कल्पना लोक में विचरण करने लगता है। कल्पना लोक में क्या करता है, विचरण करने लगता है। और इससे उस व्यक्ति की अपनी जो असफलता है उसको वह सफलता के रूप में देखने लगता है और सफलता के रूप में दिखाने की कल्पना करके कुछ समय के लिए वह संतोष प्राप्त कर लेता है। इस तरह से दीवा स्वप्न के माध्यम से भी व्यक्ति अपने संतोष को, अपने तनाव को कम करके क्या करता, संतुष्ट हो जाता है, तनाव दूर कर लेता है और समायोजन करने में अपने आप को सक्षम बना लेता है। तो दीवा स्वप्न के माध्यम से भी बालक ये सारी जो समस्या है उसको वह दूर कर सकता है। अगला तादात्म्य, अगला क्या है, आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है, तादात्म्य स्थापित करना समायोजन की एक अत्यंत ही साधारण सी अवस्था होती है। इस प्रवृत्ति में सभी व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफल हो जाते हैं और तो वह किसी सफल व्यक्ति के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, जो कि व्यक्ति उस क्षेत्र में वह सफल हुआ है। तो उससे क्या होता है कि वो इस व्यक्ति से संपर्क जोड़ करके उस समस्या से किस प्रकार से समाधान या किस प्रकार से इस मार्ग पर चल करके उस समस्या का निदान किया जा सकता है, उससे वो जानकारी लेते हैं और वो भी उस रास्ते को अपना करके उस समस्या से निजात पा लेते हैं और इस तरह से अपने तनाव को, अपने संतोष को संतोष में बदल लेते हैं और समायोजन स्थापित करने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। इस तरह से तादात्म्य स्थापित करके व्यक्ति अपने संतोष, अपने तनाव को कम कर सकता है, दूर कर सकता है। आश्रित होना, डिपेंडेंट, आश्रित होना क्या है, जब व्यक्ति कई प्रयास के बाद भी असफल हो जाता है तो वह अपनी समस्या का समाधान का उत्तरदायित्व क्या करता है, किसी अन्य योग्य व्यक्ति को सौंप देता है। किसी अन्य योग्य व्यक्ति क्या करता है, वह सौंप देता है और उसके सुझावों, निर्देशों और आज्ञा का पालन करने लगता है। इससे क्या होता है, मानसिक तनाव दूर हो जाता है तथा साथ ही साथ समस्याओं का समाधान करने में उसे महत्वपूर्ण सहायता भी मिलती है। तो इस तरीके से जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता तो अपने से जो अधिक योग्य है, अधिक सक्षम है, अधिक निपुण है, उसको अपने आप को सौंप देता है और उसके सुझाव, निर्देश एक तरीके से उसकी आज्ञा का पालन करने लगता है और इस तरह से वो अपनी समस्या, तनाव को दूर कर लेता है, संतोष को संतोष में बदल लेता है और उससे समस्या का समाधान करने में उससे महत्वपूर्ण सहायता लेता है और वह समायोजन स्थापित करने के अपने को योग्य बना लेता है। इस तरह से इस विधि के माध्यम से भी वह अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। फिर अगला है दमन एवं समन। अगला है दमन एवं समन। ये दो भी विधियां हैं जिनका प्रयोग करके व्यक्ति अपने तनाव, अपनी जो संतोष है उसको वह दूर कर लेता है। दमन तथा समन से आशय है इच्छाओं तथा कामनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट न होने देना, है ना। अपनी जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको स्वतंत्र रूप से न प्रकट हो देना बल्कि उसका दमन करना, समन करना। तो दमन इच्छाओं को पूर्ण रूप से दबा देता है। दमन की प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी तरीके से दबा देता है, उसका अंत कर देता है। जबकि समन उससे ध्यान हटा करके
समन में क्या होता है, उससे व्यक्ति अपने ध्यान को अलग कर लेता है, उससे अपने को हटा लेता है और उसका विस्मरण करने का, उसको भूलने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से व्यक्ति दमन और समन के माध्यम से भी अपनी जो तनाव है, अपने जो संतोष है, उसको वह दूर करता है और दूर करके अपने को समस्या समायोजन के अनुकूल नई परिस्थितियों में बना लेता है। फिर अगला है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी असफलता का दोष, अपनी असफलता का जो दोष होता है उसको वह दूसरों पर डाल देता है, दूसरे के ऊपर डाल देता है, वातावरण के अन्य पदार्थ या व्यक्तियों के सिर पर डाल देता है कि ये जो मेरी असफलता है इसका कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि वातावरण है, अमुक व्यक्ति है, अमुक परिस्थितियाँ हैं। तो इस तरीके से प्रक्षेपण करके वह व्यक्ति जो उसको दुख है, उसका संतोष है, जो तनाव है, उसको वह अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो प्रक्षेपण के माध्यम से भी व्यक्ति अपने तनाव को क्या करता है, कम कर लेता है। अगला युक्तिकरण। युक्तिकरण क्या है? ये इसमें क्या करता है, किसी क्षेत्र में जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो असफल होने के बाद वास्तविक जो कारण है, वास्तविक कारण की अपेक्षा ऐसे कारण बनाता है, वास्तविक कारण की अपेक्षा वह ऐसे कारण बनाता है जो कम दुखद होते हैं, जो कम दुखद होते हैं। और जैसे स्कूल में अपनी लापरवाही की वजह से, अगर हम देखें उदाहरण कि स्कूल में कोई व्यक्ति अपनी लापरवाही की वजह से समय पर नहीं पहुँच पाता है तो क्या करता है, तो बालक स्वयं को दोष न दे करके, तो व्यक्ति उस अपने आप को दोष न दे करके बल्कि यह बताने लगता है कि रास्ते में बहुत भीड़ थी, इस भीड़ के कारण हम समय पर उपस्थित नहीं हो सके। तो ये चीज़ें क्या युक्तिकरण है कि जब भी व्यक्ति असफल होता है तो वास्तविक कारण की अपेक्षा कुछ ऐसे कारण बना लेता है जो कम दुखद होते हैं, जो कम हानिकारक होते हैं, और उसका उपयोग करके व्यक्ति अपने संतोष को, अपने असंतोष को, अपने तनाव को, अपने दुख को कम कर लेता है। तो ये तो रही प्रमुख कुछ अप्रत्यक्ष विधियाँ जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने संतोष, असंतोष, तनाव, दुख, द्वंद्व को दूर कर लेता है और समायोजन करने में अपने आप को सहायता अपनी कर लेता है और समायोजन कर लेता है। अगली विधि क्षतिपूरक विधियाँ। अगली विधि क्या है? क्षतिपूरक विधियाँ। जब कोई व्यक्ति, इसमें क्या करता है, जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफल होता है, सफलता उसको नहीं मिलती है, या अपने अंदर किसी प्रकार की कोई हीनता या कमी का भाव अनुभव करता है, तो वह किसी अन्य क्षेत्र या कमी का अनुभव करता है, तो वह किसी अन्य क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करके, तो वह किसी दूसरे क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करके या उसी क्षेत्र में अधिक परिश्रम करके वो अपनी उस कमी को पूरा करना चाहता है, और इससे उसका संतोष तथा मानसिक तनाव कम हो जाता है और वो स्वयं को समायोजन करने में अपने आप को सक्षम बना लेता है। तो क्षतिपूरक विधियों में व्यक्ति यही कहता है कि जो भी उसका लक्ष्य था, जो भी उसका उद्देश्य था, उसमें वह अपेक्षित सफलता न पाने के कारण क्या करता है कि वह किसी दूसरे लक्ष्य की पूर्ति करके अपने उस लक्ष्य को उसकी भरपाई करता है, उसकी पूर्ति करता है, या उसी क्षेत्र में वह बहुत सारा परिश्रम, कठिन परिश्रम करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो व्यक्ति उस अपनी कमी का पूरा कर लेता है और उसका संतोष और तनाव कम हो जाता है और अपने आप को समायोजन स्थापित करता है। तो क्षतिपूरक विधियों में व्यक्ति इस तरह से अपने क्षति की पूर्ति करता है, किसी अपने आप को किसी अन्य योग्यता या कोई अन्य निपुणता को हासिल करके। अगली लास्ट विधि आक्रामक विधियाँ। अगली अंतिम विधि क्या है? आक्रामक विधियाँ। आक्रामक उपायों से आशय यह है कि उन उपायों से हैं जो बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति या परिस्थिति है, जो बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति या परिस्थिति है, उस परिस्थिति को हानि पहुंचा करके अपने मानसिक तनाव को कम करना चाहता है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इस तरीके से आक्रामक विधियों के माध्यम से भी व्यक्ति अपने तनाव को, अपने संतोष को दूर कर सकता है और उस जो हानि अपने को पहुंचाती है, उसके लक्ष्य में बाधा दे रही है, उसको हानि पहुंचा करके, उसको नुकसान पहुंचा करके अपने मानसिक तनाव को वह कम कर लेता है।
इस तरह से हमने देखा कि इस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी जो समस्याएं हैं, जो उसके तनाव हैं, जो उसके असंतोष हैं, जो उसके द्वंद्व हैं, जो उसके लक्ष्य में बाधा बन रहे हैं, उन सारी चीज़ों से किस प्रकार से वह निजात पा लेता है और अपने संतोष को संतोष में बदल देता है, तनाव को कम कर देता है, द्वंद्व को सुलझा लेता है और इस तरीके से वह अपने आप को समायोजन करने में जो कठिनाई महसूस करता था वह समायोजन करने में अपने आप को सक्षम बना लेता है। तो किस तरीके से रक्षात्मक प्रक्रिया के जो 4 विधि हमने बताई, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क्षतिपूरक और आक्रामक विधियाँ, इन सारी विधियों का प्रयोग करके अपनी समस्या का वो समाधान कर लेता है। तो आज इसी वीडियो के साथ हम लोग ने कोर्स 1 की पूरी तरीके से संपन्न कर लिया और उसके एक एक बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जिस तरीके से बन पड़ा, जितनी अपनी क्षमता थी, अपनी जितनी बुद्धि थी, उसके अनुसार किया गया। हम आशा करते हैं कि आप इससे निश्चित रूप से कुछ लाभ अवश्य उठाएंगे, तो मेरी मेहनत सार्थक जाएगी। तो इसी के साथ हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खाइए पिए, मौज मस्ती करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए। पुनः फिर